आज से करीब 10 दिन पहले 10 फरवरी को एक लड़की कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी मेरे आधार कार्ड में कोई त्रुटि हो गई है, मुझे इसे जल्द ही सुधारना पड़ेगा। और कहती है कि मुझे कलेक्टर ऑफिस ले जाकर छोड़ दीजिए। पिताजी लड़की की बात सुनते हैं और ले जाकर कलेक्टर ऑफिस अपनी लड़की को छोड़ देते हैं और ये कहकर कि जब तुम्हारा काम हो जाएगा मुझे कॉल कर लेना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद ना लड़की का फोन आता है, ना पिता का फोन उस लड़की तक पहुंच पाता है। सिर्फ एक मैसेज उस लड़की की छोटी बहन के फोन में आता है, जो उसी लड़की के नंबर से था, और वो ये था कि आज मेरा एक दोस्त का बर्थडे है, जिस बर्थडे में मैं जा रही हूँ और मैं रात को करीब 11 बजे तक वापस आऊंगी। बस इतना ही मैसेज घर वालों तक पहुंचते हैं। घर वाले रात 11 बजे तक वेट करते हैं, लड़की नहीं आती है। फिर घर वाले सुबह तक वेट करते हैं, लड़की नहीं आती है। फिर सुबह जाकर पुलिस में कंप्लेन लिखाया जाता है, लेकिन पुलिस भी ढूंढती है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन 2 दिन के बाद उसी लड़की के व्हाट्सएप नंबर पे एक स्टोरी आता है, जिसमें वो लड़की पूरी नग्न अवस्था में होती है और बहुत बुरी हालत में होती है। आखिर ये सब कौन कर रहा था, क्या हो रहा था उस लड़की के साथ, और उस लड़की को कैसे, किसने और कब कहां फंसाया और कैसे क्या किया, सारी कहानी हम आप सबको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम हर वीडियो में एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते आ रहे थे कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना उचित नहीं समझा, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए मैं अब सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा। आप लोगों को अगर मर्जी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का अगर मन होगा तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। कहानी 10 फरवरी के इंदौर में एक 24 साल की लड़की जो एमबीए की छात्रा थी, अपने घर अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलत हो गया है और उसको सुधार करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए मुझे कलेक्टर ऑफिस में जाना पड़ेगा। प्लीज आप मुझे ले चल के कलेक्टर ऑफिस छोड़ दीजिए। पिता बेटे को बाइक पर बिठाता है और ले जाकर इंदौर कलेक्टर ऑफिस में छोड़ देता है और ये कहकर वापस आ जाता है कि जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। फिर पिता वहां से चला आता है। पिता अपने काम में व्यस्त हो जाता है। जब शाम को घर वापस आता है तो पूछता है कि क्या बिटिया घर पे आई, तो पिता को पता चलता है कि बिटिया अभी ना घर पे आई है, ना उसका फोन लग रहा है, ना वो फोन की है। तब पिता घबरा जाता है। फिर पिता भी कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लग पाता है। कुछ देर के बाद उसी लड़की की छोटी बहन के फोन में एक मैसेज आता है, जो उसी लड़की के नंबर से था, और यह था कि आज मेरा एक दोस्त का बर्थडे है, जिसमें मैं जा रही हूँ, मुझे आने में लेट होगी, मैं करीब 11 बजे रात को घर लौटूंगी। घर वाले परेशान थे, लेकिन घर वाले सोच रहे थे कि बिटिया बोली है 11 बजे रात को आने के लिए, 11 बजे रात को आ जाएगी। लोग वेट कर रहे थे, 11 बजे रात को नहीं आती है। फिर सुबह हो जाता है। दिन भर लोग ढूंढते हैं, लेकिन कहीं अता पता नहीं चलता है। जब कहीं अता पता नहीं चलता है तो घर वाले जाकर पुलिस में कंप्लेन लिखा देते हैं। पुलिस में कंप्लेन गुमशुदगी का दर्ज हो जाता है। पुलिस ढूंढने लगती है, लेकिन पुलिस पूछती है कि आपकी बेटी का कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ आपकी बेटी ज्यादा रहती हो, जिसके साथ आती जाती हो, कुछ ऐसा नाम बताइए। तो घर वाले एक नाम बताते हैं और वो नाम होता है पीयूष। पीयूष भी इंदौर में ही रहता था। हालांकि वो रहने वाले कहीं और का था, लेकिन इंदौर में ही रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, जो उस लड़की के साथ में रहता था और उस लड़की का दोस्त था। हालांकि इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत था और ये घर वाले भी जानते थे। तो घर वालों को डाउट था कि मेरी बेटी अगर गई होगी तो उसी पीयूष के पास गई होगी। पुलिस वाले पीयूष का पता पूछते हैं, घर वाले पता बताते हैं। पुलिस ढूंढते ढूंढते पीयूष के घर पे पहुंचती है। हालांकि पीयूष वो घर रेंट पे लिया हुआ था, जहां पे पीयूष रेंट पे रह रहा था, वहां पुलिस पहुंचती है। वहां देखती है तो घर में ताला बंद था और पीयूष वहां पर नहीं था। पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि पीयूष 2 दिनों से घर पे नहीं है। पुलिस मकान मालिक को बुलाता है और कहता है कि जैसे ही पीयूष आएगा मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा। और पुलिस वहां पर ताला लटका देख वापस लौट जाती है। लेकिन शायद पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि जिस ताले को देखकर वो वापस लौट रहे हैं, उसी ताले के पीछे एक लाश इंतजार कर रही है कि कब कोई आएगा और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। पुलिस वहां से वापस लौट आती है। करीब 3 दिन के बाद, करीब 13 तारीख को, 13 फरवरी को, उसी मोहल्ले के लोग पुलिस में कंप्लेन लिखाते हैं। कंप्लेन ये था कि एक घर से बहुत जोर से बदबू आ रही है। बदबू ऐसी कि मतलब वहां पे रहना मुश्किल हो रहा है। पुलिस मोहल्ले वालों की कंप्लेन पर आती है और मोहल्ले वाले जिस जगह को दिखाते हैं उस जगह वही था जहां पर पुलिस 2 दिन पहले आकर पीयूष को ढूंढ रही थी, और वो बदबू भी उसी कमरे से आ रहा था जो कमरा पीयूष का था। पुलिस को शक होता है। पुलिस फिर मोहल्ले वालों के सामने ताला तोड़ती है और ताला तोड़ने के बाद जब
अंदर का मंजर पुलिस देखती है तो हैरान रह जाती है। पुलिस का रूह कांप जाता है और फिर जो जो भी उस मंजर को देखता है उसकी आत्मा हिल जाती है। दरवाजे के अंदर पलंग पर एक लड़की की लाश थी और लाश पूरी नग्न अवस्था में। लाश के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नग्न अवस्था में वो लड़की सोई हुई थी और उस लड़की के शरीर पर कई बार कई जाने के निशान थे, जैसे चाकू से मारे जाने के निशान थे और अगल बगल में कई सारे रस्सी भी रखे हुए थे। जैसा लग रहा था कि उस लड़की को कोई बांधा है और उसकी कत्ल की गई है। फिर पुलिस उस व्यक्ति को बुलाती है जो व्यक्ति आज के 3 दिन पहले पुलिस में कंप्लेन लिखाया था, अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। वो व्यक्ति जब घर में आता है तो देखता है तो पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि लाश के साथ इतनी बुरी बर्ताव की गई थी, उसको काटा गया था, मारा गया था, मतलब पहचान में नहीं रहा था और बिल्कुल सड़ गया था लाश, इसलिए बहुत बदबू दे रहा था। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी की नजर फिर मोजे पर जाती है। जब मोजे पर उस बुजुर्ग आदमी की नजर जाती है तो वो फपक फपक कर रोने लगता है और कहता है, ये मेरी बेटी का ही मोजा है और ये लाश मेरी बेटी का है। फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है तो ये पता चलता है कि उसके साथ बहुत बदतमीजी की गई है, लड़की को मारा गया है। मारने के बाद फिर जब लड़की मर गई है उसके बाद उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है। मतलब बेदर्दी की हदें पार हुई है और दरिंदगी की हदें उस लड़की के साथ पार की गई है। फिर पुलिस उस पीयूष को ढूंढने लगती है, लड़की का मोबाइल ट्रेस करती है, लेकिन लड़की का लोकेशन बताता है मुंबई का। पुलिस उसी मोबाइल के लोकेशन को ढूंढते ढूंढते मुंबई पहुंचती है, जहां पर उसी मोबाइल के लोकेशन के जरिए उस लड़के तक भी पहुंच जाती है जहां पर पीयूष था। पीयूष को पुलिस पकड़ लेती है। पीयूष से जब पूछताछ करती है तो पीयूष इस घटना को बताता है कि हाँ, हमने इस घटना को अंजाम दिया है। और पुलिस वहां पर देखती है जिस कमरे में पीयूष रह रहा था, वहां पर पीयूष ने एक चूड़ी, बिंदी, सिंदूर लाकर और तंत्र मत करने की कोशिश कर रहा था। पीयूष का कहना था कि वो उस लड़की की आत्मा से बात करना चाहता था ताकि वो पूछ ले कि तुम हमसे मोहब्बत करती थी कि नहीं करती थी। पुलिस ने जब उस लड़के से कारण पूछा कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा, तो पीयूष ने बताया कि काफी दिनों से हम एक दूसरे के साथ रह रहे थे, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, हम शादी भी करने वाले थे, लेकिन करीब 15 दिनों से वो लड़की हमसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी और मुझे ये डाउट था कि कहीं वो लड़की किसी और से बात करती है, इसलिए मैंने उसका फोन 3 दिनों तक अपने साथ रखा और उसको ये उम्मीद से उसका फोन चालू रखा कि शायद एक फोन किसी का आ जाए और मेरा जो डाउट था वो हकीकत में बदल जाए और मुझे पता चल जाए कि मैंने जिस लड़की का कत्ल किया है वो सही में किसी लड़के से बात करती थी। फिर पुलिस उस लड़के को पकड़कर इंदौर ले आती है। इंदौर के जेल में उस लड़के को बंद कर दिया जाता है। फिलहाल वो लड़का जेल में है और उससे पूछताछ चल रही है। तो एक लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी, जिस पर पूरा भरोसा था, वो लड़का लड़की को बुलाता है और उसका कत्ल कर देता है और कत्ल भी इस हालत में करता है कि मतलब उस लड़की को देखने लायक नहीं छोड़ता है। उसके बाद जो शारीरिक संबंध उसके साथ बनाया था उसका वीडियो बनाकर उस लड़की के फोन से कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा था ताकि उस लड़की को बदनाम किया जा सके। ऐसे ऐसे आजकल के आशिक हैं, ऐसे ऐसे आजकल की मोहब्बत है। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है जागरूक करना, कि आप लोग भी जागरूक हो जाइए। किसी के ऊपर भरोसा करने से, किसी रिलेशन के ऊपर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करने के बाद कुछ भी हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप सब देख रहे थे दबंग मंच की कहानी के एपिसोड को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।